आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को पुराने गोशा महल स्टेडियम में नए उस्मानी अस्पताल भवन का निर्माण अगले 2 वर्षों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। आज एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अस्पताल उन्नत नैदानिक और प्रयोगशाला सुविधाओं सहित नवीनतम चिकित्सा बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हो। उन्होंने इंजीनियरों से आधुनिक उपकरण स्थापित करने के लिए उपयुक्त कमरे और प्रयोगशालाएं डिजाइन करने और साथ ही निवासियों को असुविधा पैदा किए बिना अस्पताल की सड़कों को विकसित करने के लिए कहा है। परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए स्वास्थ्य, पुलिस, जीएचएमसी, सड़क और भवन और बिजली विभाग के अधिकारियों की एक समन्वय समिति गठित की गई है। क्षेत्र स्तरीय मुद्दों को हल करने और काम में तेजी लाने के लिए समिति हर 10 दिन में एक बार बैठक करेगी। मुख्यमंत्री ने हैदराबाद सहित राज्य भर में प्रत्येक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज निर्माण स्थल के लिए पूर्णकालिक पर्यवेक्षण जिम्मेदारों के साथ समर्पित अधिकारियों की नियुक्ति का भी निर्देश दिया है। मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी के प्रवक्ता अमजदुल्ला खान, जो एक मुठभेड़ में मारे गए उपद्रवी शीटर से मिलने के लिए उसके परिवार के पास जा रहे थे, उनको घर में नजरबंद कर दिया गया। उपद्रवी बदमाश, जिसके खिलाफ विभिन्न जिलों में 30 से अधिक मामले दर्ज हैं, उसको बाइक चोरी के एक मामले में सेंट्रल क्राइम स्टेशन ले जाया जा रहा था। वह मोटरसाइकिल पर प्रमोद और कांस्टेबल के भतीजे के बीच बैठा था जब उसने प्रमोद की छाती पर कई बार चाकू से वार किया। चचा को बचाने के प्रयास में भतीजा भी घायल हो गया। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने कांस्टेबल प्रमोद को मृत घोषित कर दिया। पुलिसकर्मी की हत्या ने पूरे राज्य को सदमे में डाल दिया, जिसके बाद तेलंगाना पुलिस को अपराधी की बड़ी पैमाने पर तलाश शुरू करनी पड़ी। वही 20 अक्टूबर को सरमपुर गांव के बाहरी इलाके से उपद्रवी शीटर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मेडिकल जांच के लिए निजामाबाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने दावा किया है कि चेकअप के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को गोली मारने की कोशिश के बाद उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा का कार्य था। हालांकि मानवाधिकार समूहों ने उपद्रवी की मौत पर संदेह जताया है और इसे हत्या बताया है। जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव पर राज्य भाजपा अध्यक्ष ए रामचंद्र राव ने कहा कि हम गंभीरता से मानते हैं कि जुबली हिल्स के लोग भाजपा के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने बीआरएस शासन के 10 वर्षों को देखा है। बीआरएस पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। 2 साल तक उन्होंने राज्य पर शासन किया और जुबली हिल्स को अभी भी उपेक्षित किया जा रहा है। किसी भी तरह से कोई विकास नहीं हुआ है। लोग यह भी देख रहे हैं कि मजलिस पार्टी और कांग्रेस पार्टी कैसे वोट बैंक में उलझी हुई है। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस केवल सहानुभूति कारक पर निर्भर करता है। एचवाईसी के संस्थापक सलमान खान ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए उनका नामांकन खारिज कर दिया है। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के दबाव में उनका नामांकन खारिज कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि आज 22/10/2025 को मेरा जुबली हिल्स बॉय पोल से मेरे 4 नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए गए हैं बिना किसी वजह के। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के दबाव में रिटर्निंग ऑफिसर काम कर रहा है। कुछ दिन पहले सलमान खान पर भी सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ सांप्रदायिक टिप्पणियों को लेकर बोराबंदा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। वही आपको बता दें कि जुबली हिल्स उपचुनाव 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को किया जाएगा। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने बस्ती दवाखानों पर टिप्पणी को लेकर बीआरएस पर पलटवार किया है। नरसिम्हा ने एक बयान में कहा कि बीआरएस बस्ती दवाखानों के संबंध में मुद्दे उठाकर कीचड़ उछाल रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तेलंगाना सरकार हर दिन लगभग 45,000 रोगियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही है। नरसिम्हा ने कहा कि बस्ती दवाखाना में सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। डायग्नोस्टिक हब के माध्यम से हम बस्ती दवाखानों में आने वाले मरीजों के लिए 134 प्रकार के परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मरीजों को 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मिल जाती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बस्ती दवाखानों में बेहतर चिकित्सा सेवाओं से उस्मानिया जनरल अस्पताल और गांधी अस्पताल में मरीजों की भीड़ कम हो गई है। बीआरएस पर हमला करते हुए नरसिम्हा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक लाभ के लिए जनप्रतिनिधि सरकारी अस्पतालों में विश्वास खत्म करने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि बीआरएस सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बदनाम कर मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर मोड़ना चाहता है। भारतीय घरेलू क्रिकेट में धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान को भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच होने वाले मैचों में जगह नहीं मिली, जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है।
कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने इसे लेकर बीसीसीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर भारत ए की टीम में सरफराज खान का प्रदर्शन अच्छा रहा था। इसके बावजूद उनके ड्रॉप करने पर फैंस हैरान है। वही एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीसीसीआई के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि सरफराज खान को इंडिया ए के लिए भी क्यों नहीं चुना गया। सरफराज खान ने पिछली बार भारत ए के लिए कैंटरबरी में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 92 रन की पारी खेली थी। ओवैसी ने आगे लिखा कि पिछले कुछ महीनों में सरफराज खान ने अपनी फिटनेस और फॉर्म के लिए खूब पसीना बहाया। उन्होंने करीब 17 किलो वजन घटाया और अपनी बल्लेबाजी को और निखारा है। वही आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ मंगलवार को भारत ए टीम का ऐलान किया गया। दोनों मैच बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे। वही सीरीज के साथ ऋषभ पंत की भी वापसी हो रही है। भारत उन्हें ए टीम का कप्तान बनाया है। पूर्व विधायक और बीआरएस नेता गदरी किशोर कुमार ने कांग्रेस के मंत्रियों अदलूरी लक्ष्मण और सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी को पार्टी के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव के खिलाफ कीचड़ उछालने से परहेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने पूर्व मंत्री की आलोचना करते समय उन्हें अपने शब्दों पर ध्यान देने की सलाह दी है। किशोर कुमार ने चेतावनी दी है कि हरीश राव ने केवल कैबिनेट मामलों पर बात की, लेकिन ये कांग्रेस नेता व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले रहे हैं। हमें उकसाएं नहीं, हम भी सामूहिक रूप से जवाब दे सकते हैं। उन्होंने मंत्री कोंडा सुरेखा और रोहिन रेड्डी से जुड़ी हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अंदरूनी कलह और भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। उन्होंने कहा कि डेक्कन सीमेंट्स मामले में कमीशन से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद हस्तक्षेप किया। कांग्रेस नेताओं का उपहास करते हुए बीआरएस नेता ने कहा कि अदलूरी लक्ष्मण 5 असफल प्रयासों के बाद भाग्य से विधानसभा पहुंचे। इसी तरह जब चमाला कुमार रेड्डी ने जेडपीटीसी के लिए चुनाव लड़ा तो उन्हें सिर्फ 100 वोट ही मिले। उन्होंने घोषणा की है कि यह सरकार अलीबाबा और 40 चोर नहीं, बल्कि यह मुख्यमंत्री और 4 चोर है। तेलंगाना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटों में विकाराबाद, संगारेड्डी, मेडक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नगर कुर्नूल, वानापर्थी, नारायणपेट और जोगुलंबा गढ़वाल सहित कई जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वह रिपोर्ट के अनुसार कल विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नगर कुर्नूल, वानापर्थी, नारायणपेट और जोगुलंबा गढ़वाल में इसी तरह की बारिश की स्थिति होने की उम्मीद है। अगले 7 दिनों के दौरान पूरे तेलंगाना में कुछ या कई स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगले 5 दिनों में राज्य में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ आंधी आने की भी संभावना है। मौसम कार्यालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में तेलंगाना में कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि प्रोफेसर कोंडाराम उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है। मैं जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए उनका समर्थन मांगने के लिए तेलंगाना जन समिति कार्यालय आया हूं। जुबली हिल्स की जनता कल्याण विकास चाहती है। कांग्रेस कम से कम 50,000 वोटों की बढ़त के साथ जीत रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ प्रोफेसर कोदंडराम जी, विश्वेश्वर राव जी और इनके पार्टी तमाम इलेक्शन से पहले हमारे साथ है। 2018 से केसीआर के फासिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम करते आए। हमारे मित्र पक्ष से आज जुबली इलेक्शन में मदद मांगने के लिए टीजेएस ऑफिस आया हूं। मैं कोदंडराम जी से और विश्वराव जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जुबली इलेक्शन में आप अपनी संपूर्ण सहकार दिए। सर, जुबली इलेक्शन में जो प्रचार में है वो कैंपेन कैसा चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया कैंपेन हो रहा है। जुबली की जनता डेवलपमेंट चाह रही है, वेलफेयर चाह रही है। वो दोनों भी देने वाले पार्टी और जो सत्ता कांग्रेस पार्टी की हुए, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वहां कम से कम 50,000 लीड से जीत रहे। सर, संजय जी ने बताया कि कमीशन के बाद से कांग्रेस के लीडर लड़ रहे हैं और यहाँ ये वो कमीशन 10 साल कमीशन वाला धंधा चले तो सीबीआई ईडी क्यों चुप बैठी है? आप अंदरूनी मिलाकत में हैं। कांग्रेस सरकार ये कमीशन वाला मामला को पहचानती नहीं, ना केयर करती है। हमको चाहिए जो पब्लिक चाहते हैं वही, उन्हीं हिसाब से हम यहाँ गवर्नेंस चला रहे हैं। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने आज ऑस्ट्रेलिया में ग्रिफिथ विश्वविद्यालय को भारत में उत्कृष्टता का एक खेल केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया, जिसने पिछले ओलंपिक में 10 स्वर्ण पदक विजेता दिए थे। मंत्री ने कहा कि इस तरह की साझेदारी से युवाओं को खेल संस्कृति विकसित करने में मदद मिलेगी। लोकेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज मैं ग्रिफिथ विश्वविद्यालय गोल्ड कोस्ट में वरिष्ठ प्रतिनिधियों और प्रोफेसरों से मिला।
मैं ये जानकर वास्तव में प्रभावित हुआ कि अकेले इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने पिछले ओलंपिक में 10 स्वर्ण पदक जीते थे। वही टीडीपी महासचिव ने कहा कि खेल अनुशासन, कड़ी मेहनत, प्रतिस्पर्धा भावना और नेतृत्व पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में मानता हूं कि भारत को दुनिया के अन्य महान देशों के समान एक खेल संस्कृति का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के साथ सार्वजनिक नीति, स्थिरता और नवाचार में साझेदारी विकसित करने के अवसरों पर भी चर्चा की। वही आपको बता दें कि लोकेश राज्य के लिए निवेश, साझेदारी और अन्य अवसरों को पता लगाने के लिए वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के 7 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबरीमाला मंदिर में दर्शन और पूजा की। उन्होंने देशवासियों की भलाई और समृद्धि के लिए भगवान अयप्पा से प्रार्थना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर के दर्शन के समय जो सिर पर सफेद रंग की पोटली रखी थी उसे इरुमुडी कहा जाता है। यह केवल एक पोटली ही नहीं थी बल्कि भक्त की यात्रा, तपस्या और आशाओं का प्रतीक मानी जाती है। ये सबरीमाला तीर्थ यात्रा की एक पारंपरिक पोटली है जो भक्त द्वारा सिर पर रख कर ले जाई जाती है। इस पोटली में तीर्थयात्री के लिए व्यक्तिगत सामान और भगवान अयप्पा को समर्पित किए जाने वाले प्रसाद जैसे घी भरा, नारियल, चावल और अन्य सामग्रियां होती हैं। सबरीमाला मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए इरुमुडी ले जाना अनिवार्य होता है क्योंकि इसके बिना मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कांग्रेस नेता भाई जगताप के इस बयान पर कि कांग्रेस को मुंबई में अकेले निकाय चुनाव लड़ना चाहिए, वही इस बयान पर जवाब देते हुए सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। हम जो भी निर्णय लेंगे वह हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा, जो कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी वह हम सभी पर लागू होगा। आपके स्टेटमेंट से आप कितना सहमत हैं? अरे मैंने थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी बात क्लियर कर दी और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो उनका मत उन्हें नहीं आता है, लेकिन पार्टी के अंतर्गत जो होता है मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा जो भी निर्णय होता है वो हमारे जो श्रेष्ठ नेता, हमारे ज्येष्ठ नेता होते हैं वो हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी इसके बारे में निर्णय लेंगे। पीएससी में और एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस बारे में चर्चा हुई, जो अपना ओपिनियन था वो सबने रख दिया। वहाँ पे हमारे प्रभारी आदरणीय रमेश चंद्रा जी थे, वी वेंकटेश जी थे, और मुझे ऐसा लगता है कि जब पार्टी के साथ इसकी चर्चा होगी तो पार्टी इसके बारे में निर्णय लेगी और जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वोत्तरी होगा और वो जो पार्टी का निर्णय होगा वो हम सबके लागू होगा। रही बात आप ये जो कह रहे हैं बार बार के, हमने अपनी भूमिका पहले क्लियर कर दी है कि जिस तरह से संविधान को लेकर हमने चाहे वो इंडिया अलायंस के साथ हो या महाविकास आघाड़ी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनके जो है वो हमने एक कार्यक्रम बना के फिर हमारी अलायंस हुई थी, उसी तरह से हमको ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हमारा पहला फोकस ये रहेगा कि देश की लोकशाही जिंदा रहे, संविधान बचाया जाए और संविधान का धागा लेकर हम लोग आने वाले दिनों में जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। कानून व्यवस्था पे हमारा पूरा यकीन है, तो हम बिल्कुल यही चाहेंगे कि जो लोग कानून व्यवस्था में संविधान में यकीन रखते हैं उनके साथ हम जाएं और ये जो हमारी भूमिका होगी, जो भी हमारी भूमिका तय होगी, ये पक्ष सृष्टि के सामने रखी जाएगी। हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर है, साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।